फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में आपके लिए कुछ जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपके सामने प्रमुख रूप से जीव विज्ञान वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके एसएससी, सीएचएसएल और एमटीएस एग्जाम में बहुत हेल्पफुल क्वेश्चन साबित होंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब लोग भी अपनी क्लास को सपोर्ट करें, क्लास को मिलकर शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट और भी लोगों को मिले। दोस्तों, आशा करते हैं आज की क्लास को आप लोग सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे, अपने क्लास में 550 प्लस लाइव स्टूडेंट्स भी लेके आएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बट इससे पहले आप सब लोग अपने क्लास को एक बार शेयर कर दें, ठीक है। फ्रेंड्स, आपका पहला प्रश्न है कि मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा है। द प्लांट डेट बिहेव्स एज अ पेरेंट पैरासाइट इज। ऑप्शन है आपके फाइकस, सेंटेलम, कस्कुट या यूफोरबिया। बताएं कि मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा कौन सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, कस्कुट। ठीक है, कस्कुट जिसको हम कैक्टस प्लांट बोलते हैं। ठीक है, कैक्टस स्पाइन इसका बोटनिकल नेम होता है। ठीक है, और यह एक ऐसा पौधा है जो कि मूल रूप से व्यवहार करता है। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, इसके पत्तियों में पत्तियों के रूप में परिवर्तित जो कांटे होते हैं, दिन के दौरान सूर्य की विकिरणों से शाकाहारी पशुओं से पौधे के तने से रक्षा करते हैं। देखिए, जो शाकाहारी पशु होते हैं वो पेड़ पौधे खाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो कांटे रूपांतरित होते हैं इसकी पत्तियों में, ठीक है, परिवर्तित होते हैं, तो ये इनसे इसकी रक्षा करते हैं। ओके, इसके अलावा ये रात्रि के दौरान क्या करते हैं, तो संघनित द्रव के रूप में जलवाष्प संग्रहित करते हैं ये कांटे। ठीक है, तो ऐसे में जिनका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन थर्ड आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पशुओं का पशु महामारी रोग होता है। एनिमल एपिडेमिक डिजीज ऑफ एनिमल्स इज कॉज्ड बाई। बताएं कि पशुओं का जो पशु महामारी रोग होता है ये किस कारण से होता है। ऑप्शन है आपके कीड़ों द्वारा, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया द्वारा, विषाणु द्वारा या प्रोटोजोआ द्वारा। कमेंट करें। चलिए, तो फ्रेंड्स बात करते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कीड़ों द्वारा, बाय इंसेक्ट किसके द्वारा होता है, तो ये कीड़ों द्वारा होता है। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन फर्स्ट आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, देखते हैं इस क्लास का हम अगला क्वेश्चन। सॉरी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। ठीक है, विषाणुओं द्वारा, किसके द्वारा होता है, तो कीड़ों के द्वारा नहीं, ये विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा होता है। ऐसे में जिनका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन थर्ड आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ओके, विषाणुओं द्वारा। चलिए, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, वह कौन सा जीव है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। गुड क्वेश्चन। विच ऑर्गेनिजम्स मॉनिटर्स एयर पोल्यूशन। ऑप्शन है आपके बैक्टीरिया, लाइकेन, शैवाल या फंजाई। इनमें से बताएं वायु प्रदूषण को मॉनिटर करने वाला जीव कौन सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन सेकंड, लाइकेन, तो ये सही आंसर है आपका। देखिए, जो लाइकेन होता है वायु प्रदूषण संकेतक, विशेष तौर से ये वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की जो एकाग्रता होती है, ठीक है, इसके रूप को इस्तेमाल करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम देखते हैं आपके लिए इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि स्वपोषित थैलोफाइटों वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं। गुड क्वेश्चन। व्हाट इज द क्लोरोफिल ऑफ ऑटोट्रॉफिक थैलोफाइट्स कॉल्ड। तो शैवाल, लाइकेन, फंजाई या ब्रायोफाइट। अच्छा क्वेश्चन है, बताएं कि स्वपोषित थैलोफाइटों वाले क्लोरोफिल को क्या कहा जाता है। देखिए, इसमें एक वर्ड आ रहा है थैलोफाइट। ठीक है, अब थैलोफाइट क्या होता है, ध्यान से अपनी क्लास को समझते रहेंगे आप लोग। ठीक है, तो शैवालों का जो वर्गीकरण है, ठीक है, ये क्रिप्टोगैम के थाइलोफाइटा वर्ग में ही होता है। किसके, क्रिप्टोग्राम के थाइलोफाइटा वर्ग में ही शैवालों का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, इसमें जो है जो क्लोरोफिल होता है ये पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है शैवालों में। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
तो स्वपोषित थैलोफाइटो वाले क्लोरोफिल को हम क्या बोलते हैं? शैवाल कहते हैं। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन फर्स्ट आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जल संवर्धन पौधे के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो जल संवर्धन पद्धति में किस जो है इनमें से घटक का प्रयोग नहीं करते हैं? वाटर हार्वेस्टिंग इज अ मेथड ऑफ प्लांट ट्रांजेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड? तो जल, प्रकाश, मिट्टी या रेत? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मिट्टी। कौन सा? तो मिट्टी, मिट्टी जो है इसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि बिना मिट्टी के खेती करने की तरीके को क्या बोलते हैं? ठीक है, चलिए बताएं कि बिना मिट्टी, बताएं बिना मिट्टी की खेती को क्या बोलते हैं? बिना मिट्टी की खेती को क्या कहते हैं बताएं? चलिए समझिएगा। तो बिना मिट्टी की जो खेती करते हैं इसको हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको मिटा देते हैं, हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, बिना मिट्टी की खेती को हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। अब इसमें जो मिट्टी होती है इसका प्रयोग जो है जल संवर्धन की प्रक्रिया में नहीं करते हैं। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है? पता है, टैक्सोनॉमी इज अ साइंस रिलेटेड टू व्हाट? तो आकृति विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, वर्गीकरण या आर्थिक प्रयोग? बताएं कि वर्गीकरण विज्ञान का संबंध किससे है? वेरी गुड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3, वर्गीकरण। ठीक है, देखिए जीव जगत के समुचित अध्ययन के लिए जो आवश्यक गुणधर्म होते हैं, विशेषताएं होते हैं, इनको अलग अलग श्रेणियों में रखते हैं और इनका जो अध्ययन करते हैं इसको वर्गीकी, ठीक है, इसको वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। आगे समझ में? ठीक है, इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टैक्सोनॉमी, ठीक है, या सिस्टमैटिक। टैक्सोनॉमी या सिस्टमैटिक के नाम से भी इसको जानते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम देखते हैं आपके लिए इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, खुले परिसंचरण तंत्र वाले जानवरों में होता है? एनिमल्स विथ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हैव। ऑप्शन है आपके सिलेंटेरॉन, स्पॉन्जोसील, सूडोसील या हीमोसील। बताएं कि खुले परिसंचरण तंत्र वाले जानवरों में क्या होता है? चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, रक्त गुहा कह लें या हीमोसील कह लें। तो रक्त गुहा या हीमोसील जो होता है ये खुले परिसंचरण तंत्र वाले जानवरों में होता है। तो ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन 4 आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, जो खुले परिसंचरण तंत्र वाले होते हैं ये, इनमें रक्त केवल रक्त वाहिकाओं के अंदर ही प्रसारित नहीं होता बल्कि ऊतकों का पोषण करने वाले जो सुराख होते हैं इनसे भी प्रसारित होता है। ठीक है, तो ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन 4 आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ओके फ्रेंड्स, चलिए ले चलते हैं आपको इस क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं? हु आर द डिटर्जेंट्स ऑफ सोयल? जीवाणु, विषाणु, शैवाल या कवक? तो फ्रेंड्स इन तीन में से ही बताएं कि मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं। पहले हम बात करते हैं अपमार्जक के बारे में कि अपमार्जक होता क्या है। बहुत बार डिस्कस किया गया अपमार्जक वर्ड। देखिए अपमार्जक ऐसे जीव होते हैं जो जैव पदार्थों को नष्ट करने वाले, जैसे कि मांस या पौधे को सड़ाने वाले जो पदार्थ होते हैं इनका उपभोग करते हैं। ठीक है, अब इसमें से बताएं कि मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, शैवाल। कौन होते हैं? शैवाल। जो नीले हरे शैवाल होते हैं, ठीक है, ये बैक्टीरिया को मारते हैं और पर्यावरण को बैक्टीरिया से मुक्त रखते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया को कौन सा शैवाल मारता है? जिसको नील हरित शैवाल कहते हैं, ये बैक्टीरिया को मारता है। ओके,
तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन थर्ड आ रहा है इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कि बहुअंडपी यानी कि मल्टी कैपिलरी, अगला बहुखंडी, व्युत्तांडपी, जयागीतिका से किस किस्म का फल प्राप्त होता है? गुड क्वेश्चन। ऑप्शन है आपके संयुक्त, गुच्छेदार, साधारण या बहुखंडी, कमेंट करें। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, गुच्छेदार। इससे जो गुच्छेदार फल प्राप्त होता है, जैसे कि आप बेरी बेरी का उदाहरण ले लीजिए, तो ये जो है इसी प्रकार के किस्म का फल होता है। ठीक है, तो ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन सेकंड आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, ऊतक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी? हु हैड द कॉन्सेप्ट ऑफ टिश्यू कल्चर? तो ऊतक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी बताएं। ऑप्शन है आपके हाफ मिस्टर, हॉर्नस्टाइन, हैबरलैंड लैंड्स या हैनिंग। बताएं कि ऊतक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, हैबरलैंड्स। ठीक है, तो ऊतक संवर्धन की जो अवधारणा थी हैबरलैंड्स की जो ही उदाहरण अवधारणा थी। अब ऊतक संवर्धन सिद्धांत कब स्थापित किया गया? 1885 में। ठीक है, तो 1885 में ऊतक संवर्धन सिद्धांत की अवधारणा स्थापित की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? तो ये हैबरलैंड। ठीक है, इसके अलावा इसका आधारभूत सिद्धांत स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये विल्हेल्म रॉक्स को जाता है। किसको? तो विल्हेल्म रॉक्स को जाता है। ओके, तो ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन थर्ड जिनका आंसर आया हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अब ऊतक संवर्धन का अर्थ क्या होता है? देखिए इसका सही वर्णन इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि उद्यान कृषि की फसलों का विकास करना इसका प्रमुख लक्षण होता है। ओके, तो ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन थर्ड आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि चोंच किससे बनती है? व्हाट इज बीक मेड ऑफ? बताएं कि चोंच का निर्माण किस प्रकार किससे होता है? गाल, जबड़े, दांत या कोई नहीं? जो पक्षियों की चोंच होती है किसका रूपांतरण होता है? कमेंट करें। चलिए देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड, जबड़े से। ठीक है, तो चोंच किससे बनती है? तो चोंच जो है जबड़े से बनती है। ओके, देखिए जो सभी चोंचे हैं, जो सभी चोंचे होते हैं, ठीक है बीक्स, ये इनमें दो जबड़े होते हैं, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा। अब अगर आपसे पूछे ऊपरी जबड़े को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैक्सिला। इसको मैक्सिला कहते हैं ऊपरी जबड़े को। और निचले जबड़े को क्या बोलते हैं? तो इसको मैंडिबल बोलते हैं। पक्षियों का जो ऊपरी जबड़ा होता है इसको मैक्सिला और निचले जबड़े को मैंडिबल के नाम से जानते हैं। तो ऐसे में जिनका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सेकंड आया हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पिन्ना यानी कि कर्णपाली एवं बाह्य श्रवणीय नली, पिन्ना होती है तो पाई जाती है। पिन्ना ईयर पाइल एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी ट्यूब इज फाउंड इन। तो पिन्ना कहाँ पाई जाती है? उभयचर, मछली, स्तनपाई या सर्पणशील? बताएं पिन्ना कहाँ पाई जाती है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, पिन्ना जो स्तनपाइयों में पाई जाती है, मैमल्स में। किसमें? तो ये स्तनपाइयों में पाई जाने वाली एक जो है ग्रंथि होती है। ठीक है, इसके बाह्य कान पीले रंग की हल्की प्रत्यास्थ उपास्थ के बने होते हैं। ठीक है, तो ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन थर्ड आया हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। आप लोग अपने क्लास को शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, क्लास में आपको कम से कम 250 प्लस लाइव लेके आना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? वेर इज द महारंध्र विच इज अ गेटवे लोकेटेड? तो कान, फेफड़े, मेखला या कपाल? तो महारंध्र कहाँ होता है बताएं।
चलिए, तो महारंध्र एक जो एक कपाल अस्थि होती है, ठीक है, कपाल अस्थि, ठीक है, इसमें एक बड़ा द्वारक छिद्र होता है, ठीक है, महारंध्र। और ये खोपड़ी के आधार में स्थित एक गोलाकार छिद्र होता है जो कि नर्व्स, ब्लड वेजल्स, ठीक है, इन सब के लिए मस्तिष्क में आने जाने का मार्ग उपलब्ध कराता है। कौन? महारंध्र। तो कहाँ होता है? कपाल, ठीक है, कपाल अस्थि में होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जिनका भी ऑप्शन 4 आया है आंसर में, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए फ्रेंड्स, अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स कि केल्प क्या होता है? व्हाट इज केल्प? ऑप्शन है आपके लोहे का ऑक्साइड खनिज, सॉरी सल्फाइड खनिज, अंशतः अपघटित वेजिटेशन, समुद्री शैवाल जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में हो, या एल्यूमिनियम सिलिकेट खनिज। बताएं कि केल्प क्या होता है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से बताएं फ्रेंड्स कि केल्प क्या होता है। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3, ठीक है, समुद्री शैवाल जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में हो, तो इसको क्या बोलते हैं? केल्प। तो केल्प एक बड़ा समुद्री शैवाल होता है जो कि जो है एक जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो भूरे शैवाल होते हैं ये इसी की प्रजाति है, ठीक है। अब इसमें चूंकि आयोडीन अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, इसलिए इसका उपयोग जो है घेंघा रोग के उपचार में भी करते हैं, ठीक है। तो घेंघा के उपचार में किसका प्रयोग करते हैं? तो केल्प का करते हैं, ठीक है। और घेंघा के अलावा थायराइड ग्लैंड में जो होती है ये वृद्धि हो जाती है। ओके, तो ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन 3 आया हुआ है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इस क्लास का आपके लिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी शैवाल का एक उदाहरण है? शैवाल यानी कि काई। बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट एलेग? ऑप्शन है आपके यूलोथ्रिकस, सिफेल्यूरोस, इंडिगोनियमन या सॉरगैसम। इनमें से कौन सा परजीवी जो शैवाल का उदाहरण है? कमेंट करें। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन 2, ठीक है, सीलेफ्यूरोस, ठीक है। जो फ्रेंड्स सीलेफ्यूरोस होता है यह एक परजीवी यानी कि परजीवी शैवाल यानी कि काई का एक उदाहरण होता है। क्लियर? तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन नंबर 2, तो ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, खाली उदर की श्लेष्मल अस्तर में पाया जाने वाला वलन क्या है? व्हाट इज द फोल्ड्स फाउंड इन द मॉलिक्यूल्स लाइनिंग ऑफ द एम्प्टी एब्डोमेन? तो खाली उदर की श्लेष्मल अस्तर में पाया जाने वाला वलन क्या है? बताएं। ऑप्शंस हैं आपके, यस आपके ऑप्शंस हैं टाइफ्लोसोल, एरियोली, रुगई या विली। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन नंबर 3, रुगई। ओके, रुगई क्या होता है? रुगई। ऑप्शन 3 जिनका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। जो रुगई है ये बड़े निवाले के अनुरूप में आमाशय को फैलाने की व्यवस्था करता है और पाचन के दौरान भोजन को घुमाने के लिए पकड़ बनाने में सहायता करता है। ओके, तो ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन 3 आया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। साथियों आपका अगला क्वेश्चन है कि मेढक के वृक्क किस प्रकार के होते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रॉग्स किडनीज? तो मेढक की जो किडनी होती हैं ये किस प्रकार की होती हैं? आपके ऑप्शंस हैं मध्यवृक्क, पश्चवृक्क, अधिवृक्क या प्रावृक्क। बताएं कि मेढक की वक्र जो वृक्क होते हैं किस प्रकार के होते हैं? चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मध्यवृक्क, मिड किडनी। ठीक है, मेढक के जो वृक्क होते हैं ये मध्यवृक्क से संबंधित होते हैं, ठीक है, जो कि भ्रूणीय अवस्था से एडल्ट अवस्था तक रहते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन आंसर के लिए फर्स्ट आया हुआ है उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए माय डियर फ्रेंड्स, ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं
द फिश इज अ फर्स्ट क्लास प्रोटीन बिकॉज इट कंटेन्स, तो मछली में किस कारण क्या होता है, ताकि वो प्रथम श्रेणी का प्रोटीन होता है। आपके ऑप्शंस हैं आवश्यक एमिनो अम्ल, अनावश्यक एमिनो अम्ल, सभी आवश्यक वसीय अम्ल, या कोई अमीनो अम्ल नहीं। बताएं, इन्हीं तीन में से बताएं कि मछली किस कारण से प्रथम श्रेणी का प्रोटीन होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट, आवश्यक अमीनो अम्ल। देखिए फर्स्ट क्लास की जो प्रोटीन होती है इसका क्या तात्पर्य होता है, तो प्रथम श्रेणी प्रोटीन से तात्पर्य यही होता है कि ऐसे प्रोटीन जिसमें सभी आवश्यक यानी कि 8 अमीनो एसिड विद्यमान होते हैं। ठीक है, जो भी हमारा मांस से प्रोटीन हम लोगों को मिलता है ये प्रथम श्रेणी का प्रोटीन होता है। जो पेड़ पौधों द्वारा प्रोटीन मिलता है ये सेकंड क्लास का प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ऐसे में जिनका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन फर्स्ट आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, वेरी गुड। चलिए ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स की, राइजोबियम किसका एक प्रकार है, व्हाट इज राइजोबियम अ टाइप ऑफ, तो प्रकाश संश्लेषित जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, सहजीवी जीवाणु, परजीवी बैक्टीरिया, या मृतजीवी बैक्टीरिया। बताएं कि राइजोबियम किसका एक प्रकार है। चलिए, तो राइजोबियम ये एक सहजीवी जीवाणु का प्रकार होता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया मृदा में पाए जाते हैं। ठीक है, जो शिम्ब जाति पौधों की जड़ों में गोलाकार पिंड के रूप में स्थापित होते हैं। ठीक है, और इसमें ये जो स्थापित होने के बाद ये किस गैस का निर्धारण करते हैं, तो नाइट्रोजन गैस का। ओके, तो ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन सेकंड आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अब हम देखते हैं फ्रेंड्स आपके लिए इस क्लास का अगला क्वेश्चन। साथियों आपका अगला क्वेश्चन है कि स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं यानी सेल कौन सी होती हैं, व्हाट आर द लार्जेस्ट सेल इन द ब्लड ऑफ मैमल्स। ऑप्शंस हैं आपके एरिथ्रोसाइट्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स, या लिम्फोसाइट्स। बताएं कि स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती हैं। स्तनधारियों के रक्त में जो सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं ये मोनोसाइट्स होती हैं। कौन सी, मोनोसाइट्स। जो हमारी एरिथियोसाइट्स होती हैं, ठीक है, जो एरिथियोसाइट्स होती हैं ये लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। ओके, इसके अलावा एक होती है लूकोसाइट, ठीक है, लूकोसाइट्स होती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन सेकंड आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, और ये जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं इसका जो केंद्रक होता है कैसा होता है, उससे अगर कि श्वेत रक्त कणिकाओं का केंद्रक किसके आकार का होता है, तो ये किडनी के आकार का होता है। ठीक है, किसके आकार का होता है, तो ये किडनी के आकार का होता है। आ रहा है समझ में। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि द्विपद यानी कि बायनोमियल नाम पद्धति किसने प्रस्तावित की, हु प्रपोज द बायनोमियल नोमिकल्चर, तो लीनियस, जॉन रे, हक्सले, या अरस्तु। बताएं कि द्विपद नाम पद्धति किसने प्रस्तावित की। चलिए, द्विपद नाम पद्धति जो है ये लीनियस ने प्रभावित जो है लीनियस द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग प्रत्येक रचना है ये दो शब्दों या भागों से की जाती है। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इनका पूरा नाम था कार्ल लीनियस। ओके, इन्होंने जो है प्रजातियों के नामकरण की प्रणाली का सिद्धांत भी विकसित किया था। किसने, अगर आपसे पूछता है कि प्रजातियों के नामकरण की प्रणाली का सिद्धांत किसने विकसित किया, तो इन्होंने कार्ल लीनियस ने। ओके, सो ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन फर्स्ट आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, वेरी गुड। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स की 5 किंगडम वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया था, हु प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ऑप्शंस हैं आपके R.H. विटेकर, जॉन रे, कैरोलस लीनियस, या H.F. कोपलैंड। बताएं कि 5 किंगडम वर्गीकरण का जो सिद्धांत है किसने प्रस्तुत किया था। चलिए देखिए 5 किंगडम वर्गीकरण यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर पर डिस्कस करते हैं।
देखिए इसमें हमारा ऑप्शन फर्स्ट होगा। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। जो आर एच विटेकर थे, इन्होंने वनस्पति को 5 भागों में बांटा था। ठीक है, वो कौन कौन से भाग थे? तो मोनेरा, प्रोस्टिटेटा, माइकोटा, मेटाफाइटा, ठीक है, और मेटाजोआ। ठीक है, ये 5 ऐसे भाग थे जिनको जिनका वर्गीकरण किया गया था, वनस्पति से इनका वर्गीकरण किया था आर एच विटेकर ने। कब? 1969 में। ये भी आप याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं इस क्लास का हम अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका कि प्राणी नाम पद्धति पर अंतरराष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया? इन विच ईयर वॉज द इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूलॉजिकल नॉमिनिकल्चर एस्टैब्लिश्ड? तो 1895, 1988, 2001 या 1966? बताएं कि प्राणी नाम पद्धति पर अंतरराष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1895, तो 1895 में। ठीक है, तो प्राणी नाम पद्धति पर अंतरराष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो यह 1895 में स्थापित किया गया था। ठीक है, यह जो है प्राणी विज्ञान तंत्र की एक रूप नामकरण प्रणाली को डिसाइड करता है। ओके, तो ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन फर्स्ट आया है 1895, बिल्कुल सही आंसर है उनका। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। बस मैं आप लोगों से एक ही बात बार बार कह रहा हूँ कि भाई अपनी क्लास को आप लोग शेयर करते रहें। ठीक है, क्लास को शेयर करते रहें। जो लोग क्लास में अभी आए हैं वो लोग क्लास को जरूर शेयर करें। ठीक है, ताकि क्लास में और लोग भी आ पाएँ। ओके, चलिए तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं आपके लिए इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने मशरूम है। मशरूम क्या है? शैवाल, अनावृत बीजी, पादप या कवक? बताएं, मशरूम क्या है? बताएं फ्रेंड्स, मशरूम है यानी मशरूम क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, कवक। ठीक है, मशरूम क्या है? मशरूम में फंगस होता है, कवक होता है। ठीक है, ये फफूंदियों के बीज से युक्त गूदेदार और रंध्रयुक्त तने वाला होता है, जो कि भूमि या अन्य नमी युक्त स्थान पर पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसको किसमें वर्गीकृत करते हैं, वर्णित करते हैं? देखिए, मशरूम को तने वाले या तन विहीन गिल्ड फंगी के रूप में इसको वर्गीकृत किया जाता है। ओके, तो इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर ऑप्शन फोर आया हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है कि सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु है, द लाउडेस्ट एनिमल इज? सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन है? आदमी, नीली वैल, बंदर या हाथी? चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ब्लू व्हेल। जो नीली व्हेल होती है, ब्लू व्हेल, ये सबसे तेजी से बोल सकती है। देखिए, ये लगभग 188 डेसिबल, कितनी? ये लगभग 188 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न कर सकती है। कौन? ब्लू व्हेल या नीली व्हेल। इसके अलावा अगर दूसरा पूछे कि दूसरा सबसे अधिक जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन सा है, तो ये हमारा है हाउलर मंकी। ठीक है, तो हाउलर मंकी दूसरा सबसे तेज बोल सकने वाला जानवर होता है। तो अभी के लिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। डियर फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न का कारण विषाणु है। वायरसेस आर द कॉजेज ऑफ द फॉलोइंग? तो इनमें से किसका कारण विषाणु है, यानी कि कौन सी बीमारी इनमें से वायरस के द्वारा होती है? ऑप्शंस हैं आपकी, टिटनेस, कुष्ठ, रेबीज या प्लेग? चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, रेबीज। ठीक है, तो रेबीज जो है पशुओं से मनुष्य में होने वाला एक विषाणु जनित रोग होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे रेबीज किस कारण से होता है, कौन से वायरस से होता है रेबीज, तो जीनस, याद रखेंगे, जीनस लाइसे वायरस।
ठीक है, जीनस लाइसेवायरस के कारण ये जो रोग है रेबीज ये होता है। ओके, इसके अलावा अंटार्कटिका को छोड़कर यह रोग जो है सभी महाद्वीपों में पाया जाता है। तो ऐसा कौन सा जो है द्वीप है जिसमें रेबीज रोग नहीं पाया जाता है? ये अंटार्कटिका है। ओके, तो ऐसे में जिनका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन थर्ड आया हुआ है, वेरी गुड। चलिए अब हम ले चलते हैं आपको इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों अगला प्रश्न है इबोला क्या है? व्हाट इज इबोला? तो वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या कवक, इनमें से बताएं फ्रेंड्स कि इबोला क्या है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। देखिए इबोला एक वायरस है। क्या है? तो इबोला एक वायरस है जिसके कारण इबोला विषाणु नामक रोग या इबोला होमोरेजिक बुखार होता है, जो कि सबसे घातक बुखार होता है। ठीक है, अब ये होता कैसे है? देखिए ये जो है वायरस संक्रमित जानवर जो होते हैं, जैसे कि बंदर हो गया, ठीक है, चमगादड़ हो गए, तो इनके खून या शरीर के तरल पदार्थ के संपर्क में आने से होता है। ओके, अभी आप लोगों को घटना याद होगी 2014-15 की शायद थी। ठीक है, और उस ये अफ्रीका में फैला हुआ था इबोला वायरस। ठीक है, तो काफ़ी लोग, इस लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए थे इस वायरस से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना हुआ है, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का हम अगला क्वेश्चन। साथियों अगला प्रश्न है अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? अंगोरा वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच एनिमल? तो खरगोश, लोमड़ी, भेड़ या बकरी? तो अंगोरा ऊन को किससे प्राप्त करते हैं बताएं। देखिए जो अंगोरा ऊन होती है सबसे मुलायम रेशा होता है ऊन का। ठीक है, ये जो है खरगोश से प्राप्त की जाती है। जो खरगोश के ऊपरी बाल होते हैं, ठीक है, ऊपरी त्वचा, इससे बनती है अंगोरा ऊन। अंगोरा ऊन, ठीक है। इसके अलावा यह ऊन जो है बकरी के बालों से भी बनाई जाती है। ठीक है, बकरी से के बालों से जो ऊन बनती है उसको क्या, उसको किस प्रकार की ऊन बोलते हैं? इसको मोहेयर ऊन बोलते हैं। बकरी के बालों से बनने वाली ऊन को मोहेयर ऊन के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत में जंगली गधे यानी कि घोड़ा खुर निम्नलिखित में कहाँ पाए जाते हैं? वेयर आर वाइल्ड डंकीज फाउंड इन इंडिया? सुंदरबन, कच्छ के रण, थार भूमि या असम के जंगल? वेरी इजी क्वेश्चन। तो भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं बताएं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताएं। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, कच्छ के रण। कहाँ पे? गुजरात। ठीक है, तो कच्छ के रण जो है और छोटे छोटे जो कच्छ के रण होते हैं इसमें स्थित, इसमें पाए जाते हैं। कौन? जंगली गधे। अब देखिए जिसमें आपको एक वर्ड दिख रहा है ये घोड़ा खुर, तो घोड़ा खुर क्या होता है? देखिए जो जंगली गधे होते हैं इनका ये स्थानीय नाम होता है। इनको स्थानीय नाम या स्थानीय भाषा में इनको घोड़ा खुर के नाम से जानते हैं। ओके, तो ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन सेकंड आ रहा है, कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण में। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए इस क्लास का अगला क्वेश्चन। माय डियर फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि शल्य प्रक्रिया के बाद जन्म लेने वाला पहला बच्चा कौन था? हु वाज द फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न आफ्टर सर्जरी? तो सीजर, हक्सले, विलियम या पाश्चर? बताएं कि सर्जरी के बाद में जन्म लेने वाला बच्चा कौन सा, पहला बच्चा कौन सा था? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन फर्स्ट सीजर, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। शल्य प्रक्रिया के बाद जो जन्म लेने वाला पहला बच्चा था सीजर इसका नाम था। ठीक है, सीजर ऑप्शन फर्स्ट जिनका आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है उभयचर शब्द का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एम्फीबियन? उभयचर शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है आपके, 3 जीव, 4 जीव, 2 जीव या 1 जीव? बताएं उभयचर शब्द का अर्थ क्या होता है? उभयचर को क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं? एम्फीबियन। देखिए ये इनका अर्थ होता है 2 जीव।
टू क्रिएचर्स। तो एम्फीबियन शब्द से तात्पर्य दो प्रकार के जीवन से, ठीक है। देखिए जो सभी उभयचर जितने भी होते हैं, ये जल और भूमि, ये दोनों पर अपना जीवन जो है व्यतीत कर सकते हैं, ठीक है। और ये जितने भी सब उभयचर होते हैं, याद रखेंगे, ये गलफड़ों और पूंछों के साथ जल में अपना जीवन आरंभ करते हैं, और जो बड़े होते हैं तो भूमि पर भी अपना जीवन यापन करते हैं फेफड़ों और पैरों की मदद से। ओके। अब उभयचर में कौन कौन से आते हैं, जैसे मेढक हो गया, टोड हो गया, ठीक है, ये सभी किसके हैं, ये एम्फीबियन के वर्ग के उदाहरण होते हैं। क्लियर। तो ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन थर्ड आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। माय डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि इंटेरोफेरॉन, ठीक है, तो इंटरफेरॉन किसकी अनुक्रिया में संश्लिष्ट होते हैं। इंटरफेरॉन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू, तो जीवाणु, कवक, माइकोप्लाज्मा या विषाणु। बताएं कि इंटरफेरॉन किसकी अनुक्रिया में संश्लिष्ट होते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, विषाणु। विषाणु की प्रक्रिया में जो है संलिप्त होते हैं। अब जो इंटरफेरॉन का अर्थ क्या होता है, हस्तक्षेप करने में समर्थ जो होता है, ठीक है, इसको इंटरफेरॉन बोलते हैं। क्योंकि ये जो होते हैं, ये विषाणु जो वायरस होते हैं, ये हस्तक्षेप करने में सक्षम होते हैं, और इसीलिए इनको इंटरफेरॉन की संज्ञा दी गई है। ओके। तो ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन 4 आया हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स कि खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किससे संबद्ध व्यवहार है। अ रैबिट हिटिंग द ग्राउंड विद इट्स हिंड लिम्स इज अ बिहेवियर एसोसिएटेड विद। क्वेश्चन अपना हिंदी वाला फिर से पढ़ लें कि खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किससे संबद्ध व्यवहार है। ऑप्शन है आपके प्रणय याचना, युगलबंदी के लिए तैयार होना, सदस्यों को चेतावनी संकेत, या शक्तिशाली विरोधी के समक्ष समर्पण। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3, सदस्यों को चेतावनी के संकेत, यानी कि सदस्यों को चेतावनी संकेत, वार्निंग साइन टू मेंबर्स, ठीक है। तो सदस्यों के चेतावनी संकेत को देता है खरगोश, जो ये अपने पिछले पैरों से जमीन में प्रहार करता है, ठीक है। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन 3 आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है। व्हाट इज द मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी। प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक या हरे पादप। इनमें से बताएं कि सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है। चलिए अच्छा क्वेश्चन, फटाफट से बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर 4, हरे पादप, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स। तो जो हरे पादप होते हैं, इनके द्वारा सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किया जाता है, ठीक है। लगभग 20% हरे पादप रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित करते हैं, ठीक है। इसमें इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल से प्रकाश संश्लेषण द्वारा शर्करा संश्लेषित करते हैं ये। ओके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन 4 आया हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डियर फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज रिलेटेड टू मोलस्का। ऑप्शन है आपके हेलियोटिस, खरगोश, हाइड्रा या हाइला। बताएं कि कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन नंबर, यस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स अगर आपने ऑप्शन नंबर फर्स्ट चुना हुआ है, हेलियोटिस, ठीक है। एक सेकेंड, ऑप्शन सेकेंड खरगोश, ठीक है। जो समुद्री खरगोश होते हैं, ठीक है, ये मोलस्का समुदाय से संबंधित होते हैं, ठीक है। ये मोलस्का जात एवं घोंगे की तरह जो है ये गैस्ट्रोपोडा वर्ग के होते हैं। ओके। तो ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन सेकंड आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। तो कौन जो है जानवर मोलस्का से संबंधित होते हैं, तो खरगोश होता है। क्लियर।
ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन सेकंड आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जीव है जिसमें पादप और जानवर दोनों के लक्षण होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिजम्स दैट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स? ऑप्शन है आपके युगलीना, माइक्रोप्लाज्मा, पैरामीशियम या क्लोरेला। कमेंट करें। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, युगलीना। देखिए जो युगलीना होते हैं ये एक ऐसे जीव होते हैं जिसमें पादप और जानवर इन दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट जिनका आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, युगलीना। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। आप लोग अपने क्लास को लास्ट टाइम शेयर कर दें, क्योंकि इसके बाद में बस कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, 10-15 मिनट की क्लास आपकी बची हुई है, फिर आपकी क्लास ओवर हो जाएगी। देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किसकी मौजूदगी के कारण पक्षियों और कीटों से पंखों से पानी बह जाता है? तो मोम, शर्करा, प्रोटीन, खनिज। गुड क्वेश्चन, बताएं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच वाटर फ्लोज फ्रॉम विंग्स ऑफ द बर्ड्स एंड इंसेक्ट? किसकी मौजूदगी के कारण पक्षियों और कीटों से के पंखों से पानी बह जाता है, बताएं। ये शर्करा, शुगर। ओके, क्या होता है? शर्करा शुगर होती है। क्लियर। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन सेकंड आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या स्वतः पोषित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्फ सनस्टेनिंग? तितली, शैवाल, टिड्डा या मशरूम? इनमें से बताएं फ्रेंड्स कि स्वतः पोषित क्या है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, शैवाल। क्योंकि स्वतः पोषित एक ऐसे जीव होते हैं जो कि सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य रसायन का प्रयोग करके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, और जो शैवाल है ये स्वतः पोषित है। क्लियर। तो ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन सेकंड आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, वेरी गुड। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत में स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज बिकम लोकली एक्सटिंक्ट इन द इंडिया? ऑप्शन है आपके साइबेरियाई सारस, सफ़ेद पेट वाले बगुले, जिप्स वल्चर या जंगली उल्लूक। बताएं कि कौन सी प्रजाति भारत में स्थानीय स्तर पर बिल्कुल विलुप्त हो गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, साइबेरियाई सारस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये साइबेरियाई सारस। क्लियर। ऑप्शन फर्स्ट जिनका आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं इस क्लास का हम अगला क्वेश्चन। माय डियर फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि समुद्री व्हेल में अंग किस प्रकार परिष्कृत होते हैं? हाउ रिफाइंड आर द ऑर्गन्स इन मरीन व्हेल्स? समुद्री व्हेल में अंग किस रूप में परिष्कृत होते हैं, बताएं। ऑप्शन है आपके ग्रिपर, स्लीपर, मीन पक्ष या फ्लैपर। समुद्री व्हेल में जो अंग होते हैं आपसे पूछा गया किस रूप में परिष्कृत होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड, मीन पक्ष। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन थर्ड आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, किसमें? मीन पक्ष में। ओके, क्योंकि जो मीन पक्ष होते हैं ये जलीय जाति अंगों के बजाय संभवतः कशेरुकी स्तंभ के तरंग द्वारा संचालित होते हैं। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, काफी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न, ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है
कि यदि जाइलम और फ्लोएम को एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे संवहन पुल को क्या कहते हैं? इफ द जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज्ड इन अ सेम रेडियस देन व्हाट इज सच अ कन्वेक्शन पुल कॉल्ड? तो समपार्श्विक, द्विसंपार्श्विक, केंद्रक या त्रिज्या? तो यदि जाइलम और फ्लोएम को एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे संवहन पुल को हम समपार्श्विक कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? फ्रेंड्स याद रखेंगे, इनको समपार्श्विक कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इनका आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। देखिए समपार्श्विक जो होता है ये ऐसे प्रकार का संवहनी बंडल होता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम समान परिधि में एक दूसरे के निकट व्यवस्थित होते हैं, ठीक है, और इसको खोला या बंद किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो संपार्श्विक बंडल होता है, ठीक है, संवहनी बंडल होता है, इसको जो है संयुक्त यानी कि कंजाइट के नाम से भी जानते हैं, इसको कंजाइट के नाम से भी इसको जानते हैं। ऐसे में जिनका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन फर्स्ट आया हुआ है, वेरी गुड। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि डीएनए में ग्वानिन और साइटोसिन के बीच हाइड्रोजन बंधों की संख्या कितनी होती है? हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर देयर बिटवीन ग्वानिन एंड साइटोसिन इन डीएनए? तो 2, 3, 4, 1। इनमें 2 बंधों का निर्माण होता है। कितने? 2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द अशोक, इमली या कोरल के जैसे पेड़ों के वनस्पतिक नाम में समान है? गुड क्वेश्चन, बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर इन बोटोनिकल नेम ऑफ ट्रीज लाइक अशोक, टर्माइन एंड कोरल? ऑप्शंस हैं आपके टर्मिनालिया, सलिक्स, इंडिका, एकेशिया। इंडिका। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड जो क्लास है खत्म हो चुकी है, अब आपके का जो Q&A टाइम है, कुछ हम आपके सामने क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो आपको फटाफट से बताने होंगे, ठीक है। चलिए बताएं कि भारत में कॉफी अनुसंधान कहाँ पे है? बताएं, कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, बताएं। यस, वेरी गुड, याद रखेंगे जो भारत में कॉफी अनुसंधान संस्थान है ये कर्नाटक के कुर्ग में है। कहाँ पे? कर्नाटक के कुर्ग में है ये। ओके, चलिए एक बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बहुत आसान क्वेश्चन है, बताएं। भारत का हमारा राष्ट्रीय पेड़, नेशनल ट्री कौन सा है? ये बनियान ट्री, जिसको बरगद पेड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बरगद का पेड़ या बनियान ट्री। बताएं चमड़ा अनुसंधान कहाँ पे है? चमड़ा अनुसंधान संस्थान, कमेंट करें, चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु के चेन्नई में है। कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु के चेन्नई में है। बताएं भारत में समझौता ज्ञापन पद्धति, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझौता ज्ञापन पद्धति, समझौता ज्ञापन पद्धति कब शुरू की गई थी भारत में? तो ये 1988 में इसको शुरू किया गया था, ये आप याद रखेंगे। कब? 1988 में। ओके, चलिए आपका अगला और अंतिम क्वेश्चन है कि भारतीय वन सेवा की शुरुआत कब हुई? भारतीय वन सेवा की शुरुआत बताएं कब हुई? फटाफट से कमेंट करें, भारतीय वन सेवा की शुरुआत कब हुई? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, चलिए ऑप्शन तो है ही नहीं, देखिए ये 1 जुलाई 1966 को। कब? 1 जुलाई 1900, यस 1 जुलाई 1966 को। यह एक प्रशासनिक सेवा है, ठीक है, भारतीय वन सेवा। चलिए फ्रेंड्स आज की जो क्लास है इसमें इतनी क्वेश्चन रखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो क्लास है इसमें इतनी क्वेश्चन हैं, आशा करेंगे क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो जिन भी लोगों ने अभी तक अपनी क्लास को लाइक नहीं किया है, सब लोग अपने क्लास को एक बार लाइक करें। इसके अलावा जिन भी लोगों ने क्लास को अपने शेयर नहीं किया है वो सब लोग अपने क्लास को शेयर भी करें। सब लोग क्लास को फ्रेंड्स लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए